धन्यवाद डॉक्टर संतोष। मुझे अतिशय प्रसन्नता है कि डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस द्वारा नेशन माइग्रेशन टेक्नोलॉजी एंड लिटरेचर ए कोविड-19 पर्सपेक्टिव विषय पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया जा रहा है। इससे भी ज़्यादा मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि इस वेबिनार में मुझे देखने का योग अभी मिल रहा है, सुनने का योग मिलेगा आगे। ऐसे मुख्य अतिथि आज के कार्यक्रम के मेरे मित्र, सहयोगी और नितांत आत्मीय प्रोफेसर राघवेंद्र प्रसाद तिवारी जी, कुलपति डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, मेरे नितांत आत्मीय और मेरे शुभेच्छु प्रोफेसर कपिल देव मिश्र जी, कुलपति रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर के यशस्वी कुलपति प्रोफेसर टी.आर. पापक जी, अभी अधिष्ठाता इस संकाय के फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेजेस संकाय के प्रोफेसर खेम सिंह डहेरिया जी का संबोधन मैं सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में जुड़ रहे आज गोरखपुर विश्वविद्यालय के मेरे नितांत प्रिय प्रोफेसर गौर हरि बेहरा। जब मैं वहाँ डीन आर्ट्स हुआ करता था तो मेरे बहुत सहयोगी थे, मेरे बहुत सारे कार्यों का खुद ही वह निर्वहन कर लेते थे। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश जेपी यूनिवर्सिटी छपरा से संबद्ध हो रहे प्रोफेसर उदय शंकर ओझा जी, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एंड एमईएल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद प्रोफेसर सर्वजीत मुखर्जी जी, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़, ये हमारे ही विश्वविद्यालय से, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी नई दिल्ली से प्रोफेसर प्रमोद मेहरा जी, अन्य भी सभी जो आज इस कार्यक्रम में प्रतिभागी के रूप में, सहभागी के रूप में, सहयोगी के रूप में, वक्ता के रूप में अथवा श्रोता के रूप में संबद्ध हैं। यहाँ अर्थशास्त्र विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर नीति जैन, हमारा टेक्निकल स्टाफ, एक बार आप सभी को अभिवादन। और विशेष करके अपने कुलपति मित्र लोगों को देखकर मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। निश्चय ही आप लोगों की वक्तृता से, आपके उद्बोधन से न केवल यह विषय अपनी पूर्णता को प्राप्त करेगा, अपितु ज्ञान का क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा संपन्न होगा और यही संपन्नता भविष्य में भारत को ज्ञान की दुनिया की महाशक्ति बनाने में समर्थ होगी, जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की अभिलाषा है। हम आप सभी जानते हैं कि इस कोरोना काल में जितना साहित्य का सृजन हुआ है, आज तक किसी भी युग में इतनी अल्प अवधि में इतना अधिक साहित्य का सृजन नहीं हुआ। कारण कि इतनी अल्प अवधि में इतना ज़्यादा विषय कभी मिला ही नहीं साहित्यकार लोगों को सोचने के लिए और लिखने के लिए। यह साहित्य सृजन केवल कविता, कहानी, किताब में ही नहीं है, केवल यथार्थ की दुनिया में ही नहीं है, केवल प्रिंट लोक में ही नहीं है, अपितु यह साहित्य सृजन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है। आज जो अदृश्य कोविड-19 नामक वायरस का आतंक दुनिया में है, जिसका समाधान हम दृश्य फलक पर नहीं कर पा रहे, उसके दौर में भी अगर एक दूसरे से संवाद कर पा रहे हैं, मिल पा रहे हैं, एक दूसरे को देख पा रहे हैं, सूचनाएं मिल जा रही हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान कर पा रहे हैं, तो क्रेडिट गोज टू दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म और द वर्ल्ड ऑफ द वेब जिसे कहा जाता है। तो इस दौर में हम बहुत ज़्यादा रचनात्मक कार्य भी कर रहे हैं और यह रचनात्मक कार्य दिख भी रहा। यह पहला ऐसा दौर है जब सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभाई है। मैं ये नहीं कह रहा उसकी भूमिका नकारात्मक होती, बहुत ज़्यादा सक्रिय भूमिका इस दौर में दिखी है। एक तरह से लोगों को संबल देने के लिए, लोग अवसाद में ना चले जाएं, इस पर विचार करने के लिए। लेकिन साहित्य का विषय तो व्यक्ति होता है, समाज होता है, राष्ट्र होता है, व्यवस्थाएं होती हैं, और इन सब के अंतर्गत जो मनुष्य की संवेदना है ये ज़्यादा मायने रखती है। संवेदना ही साहित्य सृजन का मूल होता है।
हम कितने इमोशनल हैं और कितने मोशनल हैं। ये दो भाव होते हैं जो हमें साहित्य सृजन के लिए प्रेरित करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी राष्ट्र का ही सदस्य होता है। जैसे हम लोग इस संसार में सबसे अच्छे राष्ट्र के सदस्य हैं, नागरिक हैं भारत के, जहाँ आने के लिए देवता भी तरसते हैं। ऐसे भारत का नागरिक होने का हम सभी को गौरव भी है, संतोष भी है, सौभाग्य भी है और सुख भी है। जब हम राष्ट्र के बारे में चर्चा करते हैं तो बहुत सारी आइडेंटिटीज़ लेकर के चलते हैं। सोशल आइडेंटिटी, पॉलिटिकल आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी, ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी, जितना कुछ सोच सकते हैं सारे के सारे ये बांड्स हैं। इसमें रेशियल बांड, लैंग्वेज का बांड, ये सब मिलकर हमारे नेशन को तैयार करते हैं, खड़ा करते हैं, विकास की धारा में ले जाते हैं। आज के दौर में हम फिर से इन सारे बांड्स के ऊपर चिंतन कर रहे हैं। इसलिए साहित्य हमारा एक विशेष दिशा में जा रहा है। हमारे जितने बांड्स हैं उनको रिन्यू करने का समय आ गया है। हम फिर उनको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। हम अतीत में पीछे नहीं जा रहे हैं, हम अतीत से ऊर्जा ले रहे हैं। यह दौर है और काबिलियत है आज के साहित्य की। इंग्लिश साहित्य भी इसमें बहुत ज़्यादा अपना योगदान कर रहा है। इसमें एक बहुत संवेदनशील मुद्दा आज की दुनिया में है। हम सभी जानते हैं कि इस युग को सूचना क्रांति का युग कहते हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी की बड़ी भूमिका है। पहले एक चिंता का विषय हुआ करता था जिसे ब्रेन ड्रेन कहते हैं, कि हमारे जैसे देश के बहुत सारे मेधावी अन्य देशों में चले जाते थे क्योंकि हमारे यहाँ अवसर नहीं था उनकी मेधा का प्रयोग करने के लिए। और वे राष्ट्र जो आर्थिक रूप से संपन्न हुआ करते थे, हमारे यहाँ के IITians को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को, साहित्यकारों को, लेखकों को अपने देश में ले लेते थे। अर्थात हमारा जो ब्रेन है वह दूसरे देश की ओर चला जाता। मोदी जी ने आकर के इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दिया और कहा कि अब आप अपने देश में आइए, और यह दौर शुरू हो गया। लेकिन आज के कोरोना फेज का जो दौर है यह एक विशेष दौर है। इसे कहते हैं कि जो फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ सफरिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, ये एक नया दौर चल गया है कि जो पीड़ा है मनुष्य की, ह्यूमन सफरिंग की, इट हैज़ बिकम ग्लोबल नाउ। कि केवल एक देश से दूसरे ही देश में नहीं, दूसरे देश से तीसरे देश में, तो इट हैज़ बिकम ए चेन। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ चेन ऑफ सफरिंग्स। हम जो सफरिंग्स है उसके चेन के दौर में हैं, और यही जो सफरिंग है इसने माइग्रेशन की स्थिति उत्पन्न कर दिया। पहले जो विस्थापन होता था, माइग्रेशन होता था, उसके कुछ कारण होते थे। अभाव के कारण, जहाँ बहुत सारा अभाव होता था तो हम संपन्नता की तरफ जाते थे। जहाँ हमें काम का, रोजगार का, आजीविका का, आय का साधन मिल जाए तो हम उस क्षेत्र में चले जाते थे। इसे विस्थापन कहते हैं। अथवा कहीं विकास का एक नया संस्थान खड़ा हो जाए तो वहाँ के लोग उस स्थान से विस्थापित हो जाते। इस तरह माइग्रेशन का एक दौर चलता था। कोलोनियलिज्म हो जाए, उपनिवेशवाद हो जाए, आक्रमण हो जाए, एक सत्ता दूसरे सत्ता को अपने अधीन कर ले, तो फिर विस्थापन होता था, माइग्रेशन होता था। यह एक तरह से वर्चस्ववादी, सुविधावादी पलायन और विस्थापन था, जिसे हम माइग्रेशन का नाम देते थे। कभी हम जानकारियों के लिए भी माइग्रेशन करते थे। कहीं पर बहुत अच्छा ज्ञान का संसार है, वहाँ सीखने के लिए भी जाते थे। तो माइग्रेशन के कई प्रकल्प, विकल्प दिखलाई देते थे। लेकिन आज का जो माइग्रेशन है यह बिल्कुल विचारणीय विषय है, जिस पर आजकल चर्चा हो रही है और आप लोग चर्चा करेंगे। इस आपदा ने व्यक्ति को अपने स्थान से ही विस्थापित कर दिया। वह स्थान जहां हम आय, आजीविका और सुविधा के लिए गए हुए थे, इस आपदा ने बता दिया कि ऐसे स्थान जिसके विकास में आप योगदान करते हैं, वहाँ की सामाजिक, भौगोलिक, निर्माण परक संरचना में उनके लिए विशेष स्थान नहीं है जो उन्नयन के भागीदार हैं। और पुनः हमें क्या जरूरत पड़ी कि हम लौट के अपने मूल स्थान पर जाएं, जिस मूल स्थान को संवारने के लिए हम किसी दूसरे स्थान को सजाने चले गए थे। आज इस पर साहित्य लिखा जा रहा है। आप लोग बहुत सारी पोएम्स भी पढ़ रहे होंगे कि कामगारों की वेदना क्या है, यातायात के अभाव के कारण, अथवा स्थान छोड़ने के कारण, अथवा एक विशेष तनाव में आ जाने के कारण। आज का साहित्य आप कह सकते हैं एक आपदा का साहित्य है। आज का साहित्य एक चेतना का साहित्य है। आज का साहित्य एक संबल का साहित्य है। आज का साहित्य एक कनेक्टिविटी का साहित्य है। आज का साहित्य इमोशनल होने वाला
साहित्य है। इस पर काम हो रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि इस क्षेत्र में आप लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। जो सोशल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, सामाजिक बाधाएं हैं, अब वो टूट रही हैं। मानव के संबंध कैसे होंगे, जिसके बारे में साहित्य बताता है, अब नए सिरे से परिभाषित हो रहा है। स्थान व्यक्ति के दिल में होना चाहिए, संवेदना व्यक्ति की वास्तव में मनुष्यता के लिए होनी चाहिए। अब यह सब फलक पर आ गए। इसकी ज़रूरत है। केवल राष्ट्र नायक का दायित्व नहीं होता कि पूरे राष्ट्र के लोगों की पीड़ा का हरण करे। यह राष्ट्र विभिन्न समाजों का राष्ट्र है। समाज और उसके अग्रणी व्यक्तियों का दायित्व है कि हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति अगर स्थानच्युत हुआ है, स्थान मुक्त हुआ है अथवा स्थान युक्त हुआ है, तो उसकी पीड़ा को हम समझें, उसके लिए हम संबल बने। यह साहित्य का विषय होता है। साहित्य जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता। साहित्य सजाने का काम करता है, बनाने का काम करता है। साहित्य गिराने का काम नहीं करता। साहित्य संबल होता है। ऐसे साहित्य की आज ज़रूरत है जिस पर आप सभी साहित्यकार आज मंथन करेंगे और निश्चित रूप से हम लोग उस दिशा में चलेंगे। हम केवल औपनिवेशिक, साम्राज्यवादी, आर्थिक वर्चस्ववादी वृत्तियों पर ही प्रहार नहीं करेंगे। हमें ज़रूरत है कि उस व्यवस्था के प्रति आग्रह करें जहां सभी के लिए सम्यक स्थान हो, सभी के लिए सम्यक अवसर हो और सभी राष्ट्र के उत्थान में और समाज को पल्लवित करने में अपनी भूमिका का सही निर्वाह करें और अपना योगदान कर सकें जो उनकी सामर्थ्य है। दुनिया के बारे में भी चिंतित होने की ज़रूरत है कि पूरी दुनिया आज एक धरातल पर खड़ी हो गई। विकसित, विकासशील, संपन्न, विपन्न का कोई अर्थ नहीं रह गया। सब एक समान अदृश्य बैरी से लड़ रहे हैं। यह आज जो हम समानता के धरातल पर खड़े हैं, यह आगे भी चलना चाहिए। राष्ट्रों के वैभव सभी राष्ट्रों के काम आने चाहिए। राष्ट्रों का ज्ञान सभी राष्ट्रों के काम आना चाहिए। उसके ऊपर अब किसी एक का पेटेंट नहीं होना चाहिए। उदारीकरण, निजीकरण के दौर में बहुत सारा साहित्य सृजित हुआ जिसमें कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म को लेकर भी बहुत धारणाएं आई। अब केवल और केवल ह्यूमनिज्म पर बात करने की ज़रूरत है कि दुनिया में मानवता संरक्षित रहनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स सबके पास सुलभ होने चाहिए और विकास के सबके पास अवसर होने चाहिए। अब यह केवल एक राष्ट्र की व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, पूरी दुनिया की व्यवस्था का प्रश्न है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भी अपने बारे में, अपने दायित्वों के बारे में पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। भला हो आज की तकनीकी का, जिसने हमें आज बहुत कुछ दिया है। हम लोग बहुत पहले जब उदारीकरण के दौर में पूरी दुनिया को मार्केट में बदलने की कोशिश की गई तो कहा जाने लगा कि ह्यूमन सोसाइटी हैज़ बिकम मार्केट सोसाइटी, जहां हमारे सारे संबंध बाजार पर निर्भर हो गए, लेन देन पर निर्भर हो गए, लाइफ स्टैंडर्ड पर निर्भर हो गए। किसका लाइफ स्टैंडर्ड कैसा है, किसके पास कितनी कार, किसके आवास, कितने आवास, कितनी पहुंच, कितनी यात्राएं, कितने देश देख लिया, इस पर निर्भर। आज तो हमारे भय के कोई दूसरे देश में नहीं जाना चाहे। अब नए तरीके से हमें इस पर विचार करना है कि वर्चस्ववाद किसी भी प्रकार का नहीं चलेगा। जो ऐसी प्रयोगशालाएं हैं जो मानवता के खिलाफ प्रयोग करती हैं, उन्हें बंद होना ही पड़ेगा। आज हम कोरोना के भय से आइसोलेशन में रह रहे हैं, ऐसे राष्ट्र को भी आइसोलेशन में जाना पड़ेगा जो इस आपदा का कारक है। हमें अपनी नागरिकता के बारे में विचार करना पड़ेगा। नागरिकता उच्च अवस्था तब प्राप्त करती है जब एक देश के सारे राष्ट्र, सारे नागरिक एक समान सुविधा, संसाधन और अवसर के धरातल पर खड़े होते हैं। हमें खुशी है कि हमारा देश इस मामले में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश है, जहाँ इस पर चिंतन हो रहा है, विमर्श हो रहा है। साहित्य की भूमिका बहुत व्यापक होती है। हमारी पहचान, हमारे लिए सम्मान और प्रगति का हमारा अभियान किस तरह से चले, यह देखना साहित्य और साहित्यकार का काम होता है। मुझे खुशी है कि आप इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे और आप जैसे अपने अपने क्षेत्र के ख्यातिलब्ध विचारक, विद्वान व्यक्तित्व के माध्यम से आज जो विचार मंथन होगा, इसका दूरगामी प्रभाव होगा राष्ट्र के नीति नियमन में और पूरी विश्व व्यवस्था के व्यवस्था नियमन में। यह बहुत ज़्यादा उपादेय सिद्ध होगा। आप सब संबद्ध हुए हमसे, इसके लिए आप सभी को साधुवाद। आप सभी को एक बार पुनः हमारे कुलपति मित्र लोगों को, आचार्य मित्रों को अभिवादन और अन्य सभी के लिए
आप सभी अतिथिगण के साथ ही साथ मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबने ध्यानपूर्वक सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।